ओके, प्रिसीडिंग जो भी चैप्टर्स आपने इंडियन इको में पढ़े हैं उसमें इंडिया की डेवलपमेंट पाथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो पाथ है जो हमने डेवलप किया है और जो अदर लोगों ने डेवलप किया है, जो हमारे सेम लेवल के थे, उन्होंने कितना ग्रो किया और हमने कितना ग्रो किया है। अब मान लो कि मैं बस अपनी ग्रोथ देख रहा हूँ और ये नहीं देख रहा कि पड़ोसी ने जो ग्रोथ किया है वो मुझसे ज्यादा कर लिया है या मुझसे कम ग्रोथ किया है, तो फिर उसे कंपैरिजन हमारे इस चैप्टर में कर रहे हैं, जिसमें हमने चाइना और पाकिस्तान को पैरामीटर रखा है कि वो भी हमारे आसपास ही आजाद हुए थे। ठीक है, हमारे आसपास ही उनका डेवलपमेंट पाथ स्टार्ट हुआ था, तो वो ज्यादा हमसे अच्छे हैं या हम ज्यादा उनसे अच्छे हैं। तो हाँ, वी हैव स्टडीड इन डिटेल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट्स प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट. We know that the economies of the world have been classified into developed and developing economies. In the post Cold War क्या है, for your reference, the Cold War 1947 to पास तक 1990. कितने होगा? क्रिश म्यूट कर लेना। Was sustained state of political and military tension between powers of the Western world led by USA and its NATO allies and communist, तो ये USSR से जो हुआ था उनका। ठीक है, world nation have been primarily trying to adopt various means will strengthen their own domestic economy. To this effect, they are also forming various regional and global economic grouping such as SAARC, European Union, Asian, G8, G7, G20, BRICS, etc. Out of these, India is a member of SAARC, G20, BRICS, which while China is a member of country G20 and BRICS, and Pakistan is a member of SAARC only. ठीक है, ये सारे हो गए कि किस किस के वो मेंबर्स है। अब बात करते हैं, मोर ओवर वेरियस नेशंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस परस्यूड बाय देयर नेबरिंग कंट्री एज इट अलाउज देम टू रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस in comparison to their neighbors. In the process of globalization, the developing countries are facing competition not only from developed nation but also other developing nations. So, to understanding the other economies in our neighborhood is required. So, in this chapter, we will compare the trends in various economies, economic and human development indicators of India, the largest democracy of the world with secular and liberal constitution for half a century with two principal neighbors. और वो जो टू प्रिंसिपल नेबर है चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया का तो तुम्हें पता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, वहां पर हर सिटीजन को एक वोटिंग राइट है। ठीक है, तो चाइना जो है वो रिसेंटली स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड्स अ मोर लिबरल रिकंस्ट्रक्शन, और वहां पर कमांड इकोनॉमी है। और चाइना की एक खास बात यह है कि वहां पर एक ही पार्टी है, वन पार्टी रूल है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना में वन पार्टी रूल है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। Pakistan having an authoritarian military political power structure. So all the three countries like India, China, and Pakistan have more than 6 decades of development experience behind them. We will also appraise the strategy adopted by these countries in reach their present state of development. Okay, अब जो तुम पॉइंटर्स पढ़ने वाले हो उसके नोट्स बिल्डअप कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो लर्निंग आउटकम ये था, इंडिया किस किस का पार्ट है, चाइना किस किस का पार्ट है, और पाकिस्तान किसका पार्ट है। तो पाकिस्तान बस सार्क का पार्ट है। ठीक है, जो चाइना है वो G20 और ब्रिक्स का पार्ट है, और जो इंडिया है वो सार्क, G20 और ब्रिक्स तीन का पार्ट है। चाइना जो है वो अब ज्यादा, चाइना के पास जो इकोनॉमी जो चलती है वो कमांड इकोनॉमी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मिलिट्री इकोनॉमी है। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव बीन सिमिलैरिटी इन देयर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज. All three nations started their developmental path at the same time. इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था वो 1949 में बना। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था वो 1949 में बना था। तीनों कंट्री ने हैज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी इन सिमिलर वेज।
इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 में आया था, जो सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान अनाउंस 1956 और चाइना का 1953। तो चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में आया था, पाकिस्तान का 1956 में आया था, और इंडिया का जो था वो 1951 में आया था, ठीक है। तो अगर स्ट्रैटेजिकली बात करें तो इंडिया ने सिस्टम पे लाने के लिए सबसे पहले ट्राई किया था एज कंपेयर टू अदर टू कंट्रीज। Since 2013, Pakistan is working on the 11th 5-year plan, developmental plan, while China is working on the 13th 5-year plan. Until 2017, India has been following the 5-year plan developmental model. ठीक है, फिर 2015 में उन्होंने अबॉलिश कर दिया था ना, और उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया था, ठीक है। तो करेंटली पाकिस्तान इज फॉलोइंग 12th 5-year plan 2018 to 23, while China signaled a major strategic shift in the approach of economic and social development in its 14th 5-year plan, and in India 5-year plan had been laid down to rest of the government, ठीक है। ओके, तो अभी जो लर्निंग आउटकम है ये वाला पॉइंट रखना बस, ठीक है। India and Pakistan adopted similar strategies such as creating a large public sector, raising public expenditure, and social development. Till 1980, all the three countries have similar growth path as per the capita income. ओके, ये तो पता चल गया 1980 तक तीनों जो थे वो सेम पाथ पे चल रहे थे, लेकिन 1980 के बाद ना चाइना रैपिडली ग्रो कर गया, बाकी इंडिया और पाकिस्तान जो पिछड़े रह गए। All the three countries have performed differently. India and Pakistan have made a slow and irregular progress as compared to China, which has made miraculous progress. But before we make a comparative study of the three countries, let us first analyze the structure of the economies of China and Pakistan. Sir, चाइना की बात करते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने वाले हिस्टोरिकल excuse बैकग्राउंड? me, sir. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है बस, कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1949 में बना था। चाइना was one of the world's oldest people and continuous civilization consisted of states and culture dating back more than 6 millennia. The People's Republic of China, वहां पर जैसे यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, वहां पर बस एक ही पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आप ये PDF ग्रुप में सेंड कर सकते हो? चाइनीज कम्युनिटी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीसी सीसीपी नहीं, ये मैंने तो यही पढ़ा है, कुछ है क्या ऐसा मेरे एक ही, तो ये वही तो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखना जरा नेट पे, अभी चेंज हुआ है क्या? रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान की है, कंट्री का ताइवान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो सेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, दो पार्टी है, एक पार्टी, अब दो पार्टी हो गई। कंट्री हम पहले ही कह रहा था पीपल। हाँ, उसे चाइना का ही पहला नाम। अभी भी कहते हैं। भी कहते हैं ऐसा नहीं। सर चाइना खुद मानता है कि इसकी वन पार्टी सिस्टम है? हाँ, सर वहां पर दो तीन पार्टी नहीं है कि, लेकिन हमेशा एक ही जीतती है, तो मतलब एक ही है वहां पर, यार लेकिन वन पार्टी रूल ही है ना उधर। हाँ, वन पार्टी रूल। दो पार्टी में उधर, लेकिन एक ताइवान के अंदर है, इससे बड़ा रहता है। अच्छा, China is situated in Eastern Asia, bounded by Pacific in the east. It is the third largest in the world, next to Canada and Russia, with an area of 9.6 million square kilometer. Population and language, China is the most populous country in the world, with 1,371 million people, as per 2015 estimate, and growth rate of 0.5% per annum. Most languages in China belong to Sino-Tibetan language family spoken by 29 ethnicity.
There are also several major dialects within the Chinese itself. ठीक है, अब आता है इकोनॉमी. सबसे पहले आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में क्या हुआ था, मायो नाम का एक लीडर था, उसने क्या किया था, उसने ये बोला था कि आप एग्रीकल्चर को छोड़कर अपने बैकयार्ड में मॉडर्नाइज करें, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए. ठीक है, अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खोले और अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, मतलब बस एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट ना रहो, अदर चीजों पे भी आओ. ठीक है, तो being one of the oldest civilization in the world, China has been the world largest economy after establishment of People's Republic of China. Under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprise and land owned and operated by the individual were brought under government control. Great Leap Forward Campaign. Great Leap Forward Campaign 1958 में आया था. ठीक है, इसमें मायो क्या चाहता था, मायो चाहता था मॉडर्नाइज कर दे चाइनीज इकोनॉमी. Program named the Great Leap Forward Campaign was initiated by Mao. The aim of the campaign was to transform agrarian economy into modern economy through the process of rapid industrialization. ये हो गया पहला point. Under this program, people were encouraged to set up industry in their backyard, जो वहां पर आसपास जगह है उनके पास. Communes. Communes मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलकर फार्मिंग कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे, उसे कम्यून सिस्टम कहते हैं. जब ग्रुप ऑफ फार्मर एक पर्टिकुलर लैंड पे फार्मिंग कर रहे होते हैं तो उसे कम्यून सिस्टम कहते हैं. तो इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड. कम्यून इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग अंडर विच पीपल्स वर मेड टू कल्टिवेट फार्म लैंड इन चाइना. दैट इज पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड. In 1958 there were 26,000 commune covering almost all the farm population. So Great Leap Forward campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing 30 million people. When Russia had conflict with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent China to help the industrialization process. ठीक है, चाइना और रशिया में वो हो गया, लड़ाई हो गई, उसकी वजह से जो भी प्रोफेशनल्स चाइना के अंदर आते थे रशिया वाले, वो सब विड्रॉ होने लगे, मतलब वो चले गए और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करवाने दिया. मतलब करवाने क्या, मतलब उन प्रोफेशनल्स ने फिर कुछ सिखाया नहीं, सीधा चले गए. ड्रॉट क्यों आया था? ग्रेट फॉरवर्ड कैंपेन से क्या लर्निंग आउटकम लेना है, ये जो आया था वो 1958 में आया था. मायो लाया था. मायो क्या चाहता था, मॉडर्नाइज करना चाहता था चाइनीज इकोनॉमी को. कम्यून सिस्टम इसी की वजह से आया था. ठीक है, और मायो क्या कह रहा था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान दें और अपने बैकयार्ड पे इंडस्ट्रीज खोले. ठीक है, एक बार रीड कर लो जरा, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं. सर माओ क्यों आया, वो माओ कह रहा था अभी, ड्रॉट क्यों आया था? ड्रॉट तो नेचुरल कैलेमिटी है ना. देखा कोई स्टोरी थी मेरे साथ उसके पीछे ना. ड्रॉट की स्टोरी है. नहीं, हाँ सर, कोई माओ ने ना कोई डिसीजन लिया था जिसे ड्रॉट आ गया था. याद नहीं आ रही, मैंने पढ़ी थी सर. वो अचानक से कैसे आ सकती है? वो तो कहते कॉमन सिस्टम पे जा रहे थे तो फिर बढ़ना चाहिए थी प्रोडक्शन तो. देख लेते हैं अगर दिया है, बाकी एनसीईआरटी में मुझे नहीं लग रहा दिया है. हाँ, तो जिसमें ड्रॉट आया था बहुत सारे लोग मर गए थे, फिर उसका आया था ग्रेट, वो नहीं, वो कह रहा है कि ड्रॉट क्यों आया था. पानी खत्म हो गया. अरे तो तुमने कहा, अरे तो नेचुरल चीज है ना, तो कोई रीजन क्या हो सकता. इसकी वजह से काफी लोग मर गए थे, फिर उसका दूसरी वो लाए थे. नहीं, उसका सवाल ये नहीं है. वो ड्रॉट क्या इंसान लाएगा? ड्रॉट होता है. हाँ सर, वो मैंने सुनील पटनायक में देखा था वीडियो में, उसने बताया था, याद आ गया. ये वीडियो कौन सी पड़ेगी? ओवर कल्टीवेटेड हो गई होगी ना. ओवर कल्टीवेशन, ठीक है. सर इंटेंसिव यूज करोगे फर्टिलाइजर को तो सॉइल क्वालिटी खराब हो जाती है. चलो ये देख लेते हैं यहाँ पर. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन 1950 aimed at industrializing the countries on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyard. In rural areas, communes were started
Under commune system, people collectively cultivate land. In 1958, there were 26,000 commune covering almost all the farm population. GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. When Russia had conflict with China, it withdrew its professional who had earlier been sent to China to help the industrialization process. In 1965, Mayo introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, जिसमें क्या होता था, वो एजुकेट कर रहा था अपने लोगों को, ठीक है, तो वो अपने लोगों को बाहर भेजता था और बाहर वाले लोगों को अपनी कंट्री में बुलाता था, जिससे कि लोग जो है वो एजुकेट हो और चीजें जो है वो ढंग से हो. So in 1965, Mayo introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. The present day fast industrial growth in China can be traced back the reform introduced in 1958. उससे पहले ये वाला देख लेना. Great Proletarian Cultural Revolution तो पता चल गया. सर मिल गया सर, 4 पेस्ट कैंपेन की वजह से हुआ था ड्रॉट. किसकी वजह से? 4 पेस्ट कैंपेन. वो क्या होता है? सर कोई बर्ड थी तो चाइना चाइना ने कहा था कि उन सबको मार दो, तो उसमें टिड्डों की संख्या बढ़ गई थी, तो फिर टिड्डे अटैक करते थे तो सारी कल्टीवेशन खराब हो जाती थी, तो इसलिए भूखमरी हो गई थी. अच्छा अच्छा. अरे कोई बर्ड था तो उस बर्ड की वजह से. ये बस सही है। चलो. तो मतलब ये बैक स्टोरी है, तो कोई मतलब नहीं. हाँ चलो. ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये 1965 में आया था. मायो जेडांग इंट्रोड्यूस द ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 to 1976, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड. ये पता चल गया. पहला क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. और दूसरा क्या है? ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. ये हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं उनके. अब आता है रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना. यहां से चाइना जो है ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, ठीक है. To the present day, fast industrial growth in China can be traced back to reforms introduced in 1958. China introduced reform in phases. सबसे पहला आया था इनिशियल फेज. इनिशियल फेज में चाइना ने क्या किया था? इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर. In agriculture, commune lands were divided into small plots which were allocated only for the use and not as a ownership to the individual household. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था? कम्यून लैंड्स को छोड़कर हर इंडिविजुअल को एक लैंड प्रोवाइड कर दिया था. वो लैंड का ओनर नहीं है, लेकिन वो वहां पर कल्टीवेशन कर सकता है. दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस. ठीक है. अब मान लो कि तुमने 100 kg वीट प्रोड्यूस किया, तुमसे बोला 10 kg बस गवर्नमेंट को दे दियो, बाकी तेरा है. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल फेज में. इनिशियल फेज में उसने क्या किया था? लैंड को डिवाइड कर दिया था स्मॉल स्मॉल प्लॉट में. ओनरशिप नहीं दी थी, लेकिन ये बोल दिया था कि जो भी कल्टीवेटेड होगा, जो भी हार्वेस्ट होकर निकलेगा, वो आपका ही है, कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट देने के बाद. लेटर फेज में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया था. प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज विच वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टर्स वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, कि वो भी बना सकते हैं. एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन्ड गवर्नमेंट नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन. पहले बस गवर्नमेंट था, अब प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ हो गया था. ओके. सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में आया था. मायो लाया था. मायो क्यों लाया था? जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए. वो लोगों से क्या कह रहा था कि बैकयार्ड पे इंडस्ट्रीज खोलो, ठीक है, छोटी मोटी. ठीक है. कम्यून सिस्टम आया था. कम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ फार्मर साथ में कल्टीवेट करते हैं, ठीक है. उनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ था? रशिया के साथ हुआ था, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था रशिया ने. ठीक है. उसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिक्कत आई होगी. 1958 में 26,000 कम्यून्स थे. ठीक है. ड्रॉट आया था, जिसकी वजह से 30 मिलियन पीपल की मौत हो गई थी. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 19 आया था? 1965 में. जो चला था ये 1966 to 76 तक चला था. ठीक है. उसके बाद रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना. यहां से चाइना जो है रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हुआ था. इनिशियल फेज में क्या हुआ था? लैंड को स्मॉल स्मॉल प्लॉट में डिवाइड कर दिया था और हर इंडिविजुअल को ओनरशिप दे दी थी. और उसके बाद क्या था? एक स्टिपुलेटेड टैक्स अमाउंट देने के बाद वो जो भी इनकम हो रहा है वो उसी का होगा. एंड लेटर फेज में क्या हुआ था? प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता. अब आता है ड्यूअल प्राइसिंग रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस. तो द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग. तो गवर्नमेंट ने ना दो तरीके से कर दिया था.
अगर मान लो तुमने 100 kg प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने बोला 60% तो आप हमारे हिसाब से बेचोगे, जो हम मार्केट पे रेट सेट करेंगे, और 40% आप अपने डिमांड एंड सप्लाई से बेच सकते हो। तो फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी of input and output on the basis of price fixed by the government. For other transaction, the input and output purchased and sold at the market price. ठीक है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया था एक चीज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स फ्री इनिशिएटिव या फिर लैंड फ्री में प्रोवाइड कर दिया बैकयार्ड एरिया में, उसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। ठीक है, तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, उसके बाद ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा आपका रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना, इनिशियल फेज एंड लेटर फेज, फिर ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डेट याद होनी चाहिए 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, 1965 ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, लड़ाई किससे हुई थी, रशिया से। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, इनिशियल फेज, लेटर फेज, कंपटीशन बढ़ गया था, ड्यूअल प्राइसिंग, फिक्स्ड और मार्केट रेट के हिसाब से, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रिफॉर्म्स इन चाइना, उसके बाद ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम एंड उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलो अब एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा गिवन है वो देख लेते हैं जरा, अगर गिवन है तो। China introduced reform in phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sector. In agriculture, for instance, commune lands were divided into small plots which were allocated for the use, not ownership, to individual household. They are allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. In the later phase, reforms were initiated in the industrial sector, private sectors, firm in general, and township and village enterprise, that is those enterprise which were owned and operated by the local collectives in particulars, were allowed to produce goods at this stage. An enterprise by government known as owned enterprise, state owned enterprise, which we in India call public sector enterprise, were made to face competition. The reform process also involved dual pricing. This means fixing the prices in two ways. Farmer and industrial unit were required to buy and sell fixed quantity of input and output on the basis of price fixed by the government, and the rest were purchased and sold at the market price. Over the year, as production increases, the proportion of goods or input transacted market also increases. In order to attract foreign investors, special economic zones were set up. (1958) Great Leap Forward Campaign, 1965 the Great Polaritarian Cultural Revolution, 1978 reforms. Okay, Pakistan. While looking at various economic policies that Pakistan adopted, you will notice many similarities with India. Pakistan also follow the mixed economic system. Mixed economic system में क्या होता है, जिसमें private और government दोनों होता है. ठीक है, private और government दोनों होता है. Coexistence of public and private sector. In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for import substitution based industrialization. मतलब कि अपने ही देश में प्रोड्यूस हो, बाहर से ना लेना पड़े, सेल्फ रिलायंस वाली चीज कि किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import control on competing import. So the introduction of Green Revolution led to the mechanism an increase in the public investment in infrastructure in select areas, which finally led to rise in the production of food grain. This changed the agrarian structure dramatically. In the 1970s, nationalization of capital goods industry took place. Nationalization मतलब कि कोई भी मशीन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उन्हें गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. तो Pakistan then shifted its policy orientation in the late 1970 and 1980 when the major
trust areas were denationalized and encouragement of private sector. फिर उन्होंने denationalize किया. During this period, Pakistan also received financial support from Western nation and remittances from continuously increasing outflow of immigrants to the Middle East. This helped the country in stimulating economic growth. The then government also offer incentive to the private sector. All this created conducive climate for new investment. In 1988, reforms were initiated in the country. Having studied a brief outline of the developmental strategies of China and Pakistan, let us now compare some of the developmental indicator of India, China and Pakistan. तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत कंफ्यूज मैनर में चीजें वो कर रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर रहा है कि ये कर लेते हैं तो अब ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे अब ठीक हो जाएगा, इस टाइप का. तो अगर पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस इन 14 अगस्त 1947. In 1971, a civil war in East Pakistan resulting in independence of Bangladesh. Pakistan history has been categorized by periods of economic growth, military rule, and political instability. Geography की बात करें तो Pakistan is located in South Asia and borders Central Asia and Middle East. Its borders are with China in the north, and towards west and northwest are Iran and Afghanistan, and towards east and southeast its border are with India. So the country has an area of 7,96,095 square kilometer. The total cultivated area is 2,21,300 square kilometer, whereas the area under forest is 42,300 square kilometer. Population and language. So Pakistan is the sixth most populous country in the world with 188 million people as per 2015 estimate, with a growth rate of 2.1%. ठीक है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है इसका. 1/3 of the total population lives below poverty line. इंडिया की तरह हालत है. It has the second largest Muslim population in the world after Indonesia. The national language is Urdu and English is the official language. Okay, mixed economic system. So Pakistan followed the mixed economic system model with coexistence of public and the private sector. Introduction of various policies. So in the late 1950 and 1960, Pakistan introduced varieties of regulated policy framework for growth and domestic industry. The policy combined of tariff protection for manufacturing consumer goods together with direct import control on competing import. That is, Pakistan also introduced import substitution policy in order to protect the domestic industry from foreign competition. मतलब लोग जो है वो जो कंज्यूमर गुड्स ले रहे हैं, मतलब जो डेली यूज वाले आइटम्स हैं या जो कपड़े वपड़े हैं वो पाकिस्तान के ही प्रोड्यूसर से ले और बाहर वाले प्रोड्यूसर से ना ले, इसलिए वो टेरिफ बैरियर्स और ये सारी चीजें ला रहा था. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उसका एग्रीकल्चर का जो पूरा बदल गया था. In case agriculture, the introduction of green revolution and increase in the public investment in infrastructure led to rise in the production of food grain. This changed the agrarian structure dramatically. Importance to the role of public sector in early 1970. So in the early 1970, nationalization of capital goods industries took place. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी उन्हें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर दिया था. मतलब जो प्राइवेट थी अब उन्हें भी गवर्नमेंट कर दिया था. Importance of role of private sector in late 1970s. ठीक है, ये जो किया था वो early 1970s में किया था. In late 1970, there was a shift in government policy. When it adopted the policy of denationalization, government encouraged the private sector and also offered various incentives to them. All has created a conducive climate to the new investment. Financial support during 1970, late 1970. During this period, Pakistan also received financial support from Western nation, remittances from immigrants from to the Middle East. This helped the country in stimulating economic growth. Reform 1988 में reform were initiated in the country. ठीक है, तो बहुत अनस्टेबल सा रहा है. अभी ले लो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी सी है. ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. रेमिटेंसेस मतलब कि कुछ भी वो ट्रांसफर पेमेंट फ्री फंड का प्रोवाइड करना. ठीक है, यही तो होता है रेमिटेंसेस. रेमिटेंस तो होता है जब जैसे कि मैं बाहर गया तो अपने घर वालों को पैसे वापस तो फ्री फंड का ही तो आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट ही तो है.
कुछ रिवॉर्ड में थोड़ी दे रहे हो तुम। Having studied in brief the outline of the developmental strategies of China and Pakistan, let us now make a comparative study of three countries in terms of population growth and sectoral development and other developmental indicators. इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन ये है, तो अगर कंपैरिजन की जाए तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? चाइना की, उसके बाद किसकी है? इंडिया की, और फिर पाकिस्तान। उसके बाद एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर इंडिया और फिर चाइना, ठीक है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर तो 455, 148, और तो ये ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जितना एरिया उसमें जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 924, 949 एंड 943, तो चाइना इसमें अच्छे कंडीशन पे, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान है और फिर इंडिया है। फर्टिलिटी रेट का 2.2, 1.7, 3.6 अब देख लेते हैं। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1393 मिलियन पीपल। तो अगर सीबीएसई के डोमेन में बात की जाए तो तुम्हें ऐसा टेबल दे देंगे, और तुम्हें क्या करना होगा, उसे एक्सप्लेन करना सीबीएसई में, ठीक है। बाकी हाँ ये अपलोड होगा। बाकी सीयूईटी के डोमेन में ये होगा कि तुम्हें इसे केस स्टडी बनाकर दे देंगे और तुम्हें फिर आइडेंटिफाई करना होगा। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1393 मिलियन पीपल, and India is the second most populated country with 1352 million people as compared to China or India. Population of Pakistan is very less, ठीक है। If we look at the global population, out of 6 persons living in this world, one is an Indian and another is Chinese. So the population of Pakistan is very small, account for roughly about 1/10 of the China or India. Growth rate population, though China is the most populated country, but its annual growth rate population is lowest, 0.46, as compared to India 1.03 and Pakistan 2.05. इसका मतलब है कि अगर 100 जने हो रहे हैं, 100 पॉपुलेशन है, तो ग्रोथ रेट चाइना की बात की जाए तो 0.6 है, मतलब 100 into 0.6 upon 100। वैसी इंडिया की बात की जाए तो 1.03 और पाकिस्तान का 2.05। The reason for the low growth of population is one child policy जो चाइना में आ रखा है, introduced in China in the late 1970s. However, one child policy increased the proportion of elderly people in comparison to younger ones in China. ठीक है, जो जापान के साथ हो रहा है, तो जापान जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में जॉब प्रोवाइड कर रहा है, इस टाइप की चीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि जापान में ओल्ड पीपल ज्यादा हो गए और यंग पॉपुलेशन कम हो गई है। One child policy, this policy was launched in year 1979 after a decade of long two-child policy to control the size and growth of population in China. It was modified in the beginning of 1980s to allow rural parents a second child if the first was a daughter. One child policy lasted around 35 years when in late 2015 government announced reversal of two-child limit to avoid the demographic crisis. China allowed marriage couples to have 3 children in 2021 and ended two-child policy as it has failed to raise the country's declining birth rate. Density of population. China is the third largest country in the world and growth of population is lowest in China as compared to India and Pakistan. As a result, density of population in China is lowest, 148% per square kilometer as compared to India, 140। मतलब इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, मतलब जो हमें एरिया मिल रखा है उसमें ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन कितनी रहती है, कितना डेंस है। सेक्स रेशियो की बात करें, ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन, सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्री। मतलब तीनों एशियन, मतलब एशिया में बॉय प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। सेक्स रेशियो इज द लोएस्ट इन इंडिया विद 924 females per 1000 males. In China and Pakistan, the corresponding figure is 949 and 943. In recent time, all the 3 countries are adopting various measures to improve the situation, और हो भी रही है। पहले ये होता था लड़का हो जाए ऐसे करते थे, ठीक है, अब थोड़ा सुधर गया है मामला, कुछ भी होगा अच्छे से पालना है इस टाइप का। Fertility rate is calculated as the number of children born by a woman
इन रिप्रोडक्टिव एज, तो 15 से 45 साल के उम्र में जो औरतें हैं वो बच्चे कितना पैदा कर सकती है। तो अगर इंडिया की बात की जाए, ऑन एन एवरेज since the introduction of one child policy, the fertility rate in China has fallen from 3 birth per woman in 1980 to approximately 1.7, मतलब 2 बच्चे, मतलब एक औरत 2 बच्चे कर सकती है, मतलब कि 2 बच्चे कर रही है ऑन एन एवरेज। फर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, यहाँ 4 है, ठीक है, ऑन एन एवरेज पर वुमेन, एंड इंडिया बिकम्स सेकंड 2.2, मतलब इसे 3 मान लो या 2 ही मानो, हाँ 2 नहीं, पॉइंट में इसलिए क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन है ना कि ऑन एन एवरेज वो दे देता है कुछ, ठीक है। इसका होता है वो 1 होता है, 2.1 होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन का। अगर 2.1 से ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। 2.1 इसलिए होता है अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उसको कवर अप कर देते हैं। अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट इन चाइना 59%, मतलब जो शहरी इलाके हैं वहां पर ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान कोरिस्पॉन्डिंग फिगर इज 34% एंड 37%। ग्रोथ इंडिकेटर जीडीपी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो लेट अस हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड द सेक्टर ग्रोथ। जीडीपी मतलब होता है कि कितना वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज कंसीडर एज अ सिग्नल most important indicator of the economy during period. So China was the second largest GDP in the world as measured by purchasing power parity. Purchasing power parity का मतलब होता है कि उस कंट्री की औकात कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने की, ठीक है। तो ये देख लो, purchasing power parity shows the equality of purchasing power among country, that is quantity of goods and services that can be bought with a unit of money. At the international level, the unit of money of India, Pakistan and China are Indian rupee, Pakistani rupee and yuan respectively. So the value of each domestic currency is different in different countries. For example, 1 Indian rupee cannot buy the same quantity of goods and services in Pakistan or China as it can buy in India. Similar is the case with Pakistan rupee and China yuan. तो US डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी को जो शो करते हैं वो यूएस डॉलर में करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है, ठीक है। तो यूएस डॉलर इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, देयरफॉर जीडीपी इज डिफरेंट कंट्री एक्सप्रेस इन यूएस डॉलर कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, कि उस कंट्री की इनकम कितनी है और वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकता है। तो इज एस्टिमेटेड एट 22.5 ट्रिलियन। इंडियाज जीडीपी purchasing power parity is 9.3 trillion, which is about 41% of the GDP of China. Pakistan GDP is 0.94 trillion, which is about 11% of the India. So when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain a near double-digit growth for more than 2 decades. India की अगर बात की जाए तो 5.7 and 7.3 GDP percentage. So China was having double-digit growth of 10.3%. Pakistan growth rate is 6.3%. India was at the bottom with just 5.7%. During 2015 to 17, there was a drastic fall in China's growth rate, 10.3% to 6.8. Pakistan also met with decline in annual growth of GDP, 6.3 to 5.3%. As per some scholars, the probable reason for slower growth in Pakistan was political instability, over-dependence on remittances, and foreign aid, along with volatile performance of agriculture sector. India recorded increase हुआ है, efficient economic planning and better implementation compared to Pakistan. Sectoral की बात की जाए 16, 30 and 54, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है। चाइना की बात की जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में ज्यादा है। इसकी बात की जाए तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, और इसकी बात की जाए तो एग्रीकल्चर में ज्यादा है, ठीक है। ये तो है, अभी तुम जाना है, तुम्हें तो आता ही है।
चलो एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज जस्ट 10% इन द टोटल लैंड एरिया। तो उनके चाइना के पास तो लैंड एरिया ही नहीं है कल्टीवेशन का, वरना उसमें भी वो अच्छे ही होते हैं। द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। Till 1980, more than 80% of the population was dependent on farming as their sole source of livelihood. Since then, government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce, and transport. As a result, proportion of the workforce engaged in agriculture reduced to 26% in 2018, with a contribution of GVA, gross value added, at 7%. The contribution of agriculture of gross value added 16%. तो ये उतना, ये तो समझ गए ना तुम, ये वाला, ये टेबल तो समझ आ गया। अगर ये टेबल मिलेगा तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो क्या बोल रहे। कंक्लूजन की बात करते हैं। इन द लास्ट 5 decades द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इन ऑल द 3 countries हैज डिक्लाइन। मतलब तीनों में डिक्लिनेशन आया। The industrial sector China has maintained a double-digit growth in 1980, but began showing decline in recent year. For India and Pakistan, growth rate has declined. In service sector, China was able to maintain rate of growth during 1980 to 1990, while there was a positive growth of India's service sector output. So China's growth is contributed by manufacturing and service sector, and India's growth by service sector. During this period, Pakistan has shown deceleration in all the 3 sectors. ट्रेड की बात की जाए, ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर, तो चाइना अच्छा कर रहा है, इधर अच्छा कर रहा था। इंडिया सीयूटी में टेबल बन के बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं 3 से ज्यादा 3। चलो अब ये जल्दी से, अब ये कंप्लीट ही होने वाला है, 15 मिनट के अंदर हो तो सर जाएगा। मेनली तो इसमें डेट्स है ना सीयूटी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। हाँ। चलो अब ये देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तुमने 9th या 10th में भी पढ़ा होगा, जो पैरामीटर बस इनकम नहीं लेता, पैरामीटर में एजुकेशन और हेल्थ को भी ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, तो इसे यूएनडीपी करवाता है। ठीक है, तो HDI इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर वैल्यू ऑफ HDI शो हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इन 2019 HDI of China, India and Pakistan was estimated 0.645, 0.761 and 0.557. So HDI value are used to create ranking of different countries. China is placed as 87th position in the world, whereas India stands for 130th position and Pakistan 154th position. Higher rank indicator indicates lower socio-economic development. ठीक है, तो अभी चाइना अच्छा कर रहा है इसमें। ठीक है, और फिर कर रहा है आपका इंडिया और फिर पाकिस्तान। लाइफ एक्सपेक्टेंसी refers to the average number of years for which people have expected to live. So a country which provide better health facility and civic facilities secured higher life expectancy for citizens. Higher life expectancy indicate longer and more active life. तो चाइना में जो है वो 76.9 है, इंडिया और पाकिस्तान का जो है 69.7 और 67.3, जितने साल तक इंसान एक जिंदा रहता है ऑन एन एवरेज। मीन्स की ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो मीन मतलब होता है ऑन एन एवरेज, तो इट इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ चाइना 8.1%, while corresponding figure for India and Pakistan is 6.5 and 5.1 respectively. Gross national income per capita, higher ranking of China in HDI is mainly due to higher gross national per capita income, क्योंकि अगर कमाएगा ज्यादा तो per capita income ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो higher level of income of the people in the country is the direct result of greater economic activity in the country. In 2019, China's gross national income per capita was estimated as $16,057, while it was 6,681 for India and $5,005 for Pakistan. People below poverty line. So people below poverty line are the people who do not earn, who do not have even
even have that level of income and expenditure which is necessary to meet the specified minimum level of calories. ठीक है, तो एशिया में minimum level of calories ही देखते हैं. तो पाकिस्तान has the largest number of poor people among the three countries and China has the smallest share of poor among the three countries. Infant mortality rate, जो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर मर जाता है, तो infant mortality rate refers to the number of infant dying before reaching 1 year of age per thousand live birth in a year. So low IMR shows better health and sanitation facility as most infant die due to unhygienic and insanitary environment. It is lowest in China and highest in Pakistan. Maternal mortality rate. Both India and Pakistan have not even able to save women from maternal पैदा करते टाइम जो वुमेन मर जाती है ना. तो इन चाइना 1 lakh birth only 29 women die, whereas in India and Pakistan maternal mortality rate is 133 and 140 respectively. तो पाकिस्तान इसमें भी आ गया है. Access to basic sanitation. तो China's performance in providing sanitation is better than India and Pakistan. साफ सफाई, China has provided basic sanitation to 75% of the population, whereas Pakistan and India have been able to provide sanitation to just 60% of the population. Access to basic drinking water. So it refers to the percentage of population with a reasonable access to basic drinking water. China का 96% अच्छा, और इंडिया का 93 और पाकिस्तान का 91. पॉपुलेशन अंडर नरिश, जिन्हें मील वील नहीं मिल पाती, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता, तो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज नॉट एबल टू ऑब्टेन अ एडुक्वेट डाइट term as an undernourished population. So China has the lowest percentage of population, 8.1, which is being undernourished. In India, 37.9% and Pakistan 37.6%. मतलब अगर खान पीन और गरीबी की बात की जाए, औरतों को लेकर बात की जाए, तो इंडिया और पाकिस्तान सेम पोजीशन पे है. ठीक है, चलो अब लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये सारे फैक्टर्स तो हैं. लिबर्टी इंडिकेटर ये बताता है कि भाई अगर किसी देश में आप रह रहे हो तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, आप अपने सोशल डिसीजंस को ले पाए. ठीक है, आपके मन में जो चल रहा है वो आप एक्सप्रेस कर पाओ. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर तो ये लेता है ना एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम. तो लिबर्टी इंडिकेटर क्या कहता है कि कितनी लिबर्टी है उसे चीजों को करने की. ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पर ड्राइविंग अलाउड नहीं है वुमेन को. ठीक है, तो वहां का लिबर्टी इंडिकेटर लो होगा. तो अलोंग विद दीज वी ऑल्सो नीड लिबर्टी इंडिकेटर. Liberty indicator may be defined as a measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making. Example of liberty indicators: measures of the extent of constitutional protection right given to the citizen, extent of constitutional protection of the independence of the judicial rule of law. It is important to include liberty indicator. Without these, the construction of human development index may be said to be incomplete. ठीक है, एक बार ये रीड कर लो जरा, उसके बाद ये खत्म ही है.
Okay. Appraisal of developmental strategies. Developmental strategies of the country act as a model to other for lessons and guidance for their development. ठीक है, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, तो एक कंट्री का गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से ही सीखता है कि अगर उसने उसका कुछ इंप्रूव हुआ है तो मैं भी वैसे अप्लाई कर देखता हूँ तो मेरा भी इंप्रूव होगा. In order to learn from the economic performance of our neighboring country, it is necessary to understand the root of their success and failures and different phases of their strategies. Though different countries grow through their developmental phases differently, let us take the initiation of reforms as a point of reference. Reforms were initiated in China 1978, Pakistan in 1988, and in India 1991. Let us briefly assess their achievement and failures and post-reform period. China did not have any compulsion to introduce reform as dictated by the World Bank and the International Monetary Fund to India and Pakistan. That is, both India and Pakistan introduced economic reform under external pressure. But some adverse situation of the economy prior to 1978 forced China to go for reforms. Pre-reform period, there had been massive extension of basic health services in rural areas. Through commune system, there were more equitable distribution of food grain. Despite extensive land reform, collectivization, the Great Leap Forward and other initiative, the per capita grain output in 1978 was same as it was in mid-1950s. In 1978, the government of China was not satisfied with the slow pace of economy and lack of modernization under the Maoist rule. So they felt Maoist vision of economic development had failed. As a result, a number of reform measures were introduced in 1978. इसमें किसी को कोई दिक्कत? या आ गया समझ? पक्का? कि रिफॉर्म आने से पहले उनका क्या-क्या सही था और क्या-क्या बेकार चल रहा था. ठीक है, स्लो ग्रोथ चल रही थी. ठीक है, अब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. और ये वाली लाइन समझ आ गई कि दो डिफरेंट कंट्री गो थ्रू डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंटली, let us initiate the of reform at a point of नहीं कहाँ गया वो वर्ल्ड. China did not have any compulsion to introduce reform as dictated by the World Bank and International Monetary Fund to India. मतलब इंडिया और पाकिस्तान ने तो उधार लिया था ना, उसकी वजह से उन्हें रिफॉर्म लाना पड़ा था, उन्हें कंपल्शन था. लेकिन चाइना को कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन चाइना फिर भी लाया क्योंकि उसे रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था. So the various reform measures led by rapid growth in China. Each reform measures was first implemented at a smaller level, then extended on a massive scale. Development of infrastructure facility in areas of education and health, land reform, long existence of deindustrialization planning and existence of small enterprise help positively in improving the socio and income indicator. क्योंकि small scale industry खुलेगी तो labor intensive technique लेगी, labor intensive technique लेगी तो लोगों के पास income generate होगा क्योंकि लेबरों को employment मिलेगी. Agriculture reforms handling over plots of land, individual for cultivation, brought prosperity to vast number of poor people. It created condition of subsequent phenomenal growth in rural industry and build up strong support base for more reforms. उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान. In Pakistan, the reform process led to worsening of all economic indicator as compared to 1980. The growth rate of GDP and sectoral constituent decrease in 1990. The proportion of poor in 1960 was more than 40%, which declined from. तो पाकिस्तान के साथ तो बुरा ही हो रहा था.
So the reason for slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan economy are agriculture growth and food supply situation was based on good harvest and not on the institutionalized process of technical change. मतलब वो बहुत ज्यादा ही पुराने methods use कर रहे थे, कुछ नया use नहीं कर रहे थे. When there was a good harvest, the economy was in good condition, and when it was not, the economic indicators show a stagnation or negative trend. Foreign exchange is an essential component for any country, and it always prefer to build foreign exchange reserve through export of manufacturing good. However, in Pakistan, most of the foreign exchange earning came from remittances. ठीक है, कुछ वो प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे, उन्हें फ्री फंड का पैसा आता था. ठीक है, देयर वाज अ ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स and one hand and increasing difficulty in paying back the loan on the other. However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining as per the annual plan 2019 to 20. GDP registered a growth of 5.5% in 2017 to 18, highest when compared to the previous decade, while agriculture recorded growth rate of far from satisfactory level. Industrial and service sector grew 4.9 and 6.2% respectively. Conclusion: India, China, Pakistan have traveled more than 7 decades of developmental path with varied result. Till late 1970, all of them were maintaining same level of low development. The last 3 decades have taken these countries to different levels. Indian economy performed moderately, but majority of its people still depend on agriculture. India has taken many initiatives to develop infrastructure and improve the standard of living. It is yet raised the standard of living of more than 1/4 of its population that lives below poverty line. पाकिस्तान के साथ इंस्टेबिलिटी रही है, वो कुछ भी करता गया, जो भी उसे मना है. ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑफ रेमिटेंसेस and foreign aid along with the volatile performance of agriculture sector are the reason for slow down of Pakistan economy. In the recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining high GDP growth. ठीक है, उसके बाद many macroeconomic indicator began showing positive and higher growth rate reflecting the economic recovery. So in China, the lack of political freedom, its implication on human rights are the major concern. ठीक है, मतलब liberty indicator वहां पर नहीं है. However, in the last 4 decades, it has used the market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth along with elevation of poverty. China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunity by retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate land. China has assured social security in rural area. Public intervention in providing social infrastructure brought positive result in human development indicator in China. तो बस एक ही है कि पॉलिटिकल वाला पार्टी वाला फ्रीडम. ठीक है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947. 5-year प्लान, इंडिया 1951, चाइना 1953 एंड पाकिस्तान 1956. चाइना बना था 1949 में. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958, ग्रेट पॉलिटिरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965, सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1971, early 1970 nationalization of capital goods industry in Pakistan. China, Pakistan, India 1978, 1988, 1991 reforms introduced. उसके बाद one child policy 1979 and abolition of one child policy 2015. बस एक चीज देख लेना, कुछ छूटा तो नहीं है टॉपिक वाइज. डेमोग्राफिक इंडिकेटर पढ़ ही लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लिया. कंक्लूजन कर लिया. एक मिनट.